Hello students, welcome to you all on official YouTube channel of Sanskaram group of schools. I Parveen madam with you start now the reading of chapter 2 of economics, people as a resource. Students, today we are going to continue our part 2 of this chapter. Students, as you know, we have already discussed about the story of Sakal and Vilas, and we have already understand that how the education and health are important for the growth of a human being. So हमने उसके अंदर देखा कि जो एजुकेशन है और जो हेल्थ है वो व्यक्ति की जो प्रोडक्टिविटी है उसको एनहेंस करती है, बढ़ाती है, वो उसको पैसा कमाने में के लायक बनाती है। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन, कि मनुष्य के जो ह्यूमन बीइंग है सारी पढ़ाई, ये हेल्थ और ये सब चल रहा है किसके लिए, ताकि भविष्य में ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो यहीं से आ जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटी होती हैं जिससे हम पैसा कमाते हैं और देश की जो अपनी इंटरनेशनल जो हमारा नेशनल इनकम है उसमें ग्रोथ करते हैं। लेकिन ये लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन है। लेट अस स्टार्ट द पैराग्राफ। Like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. We saw that Vilas sold fish and Sakal got a job in the farms. The various activities have been classified into three main sectors. कि हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है पैसा कमाने के लिए, और इन सभी जो हमारे ये काम है इनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये क्या होता है बच्चे? ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। प्राइमरी मीन पहला, सेकेंडरी मीन दूसरा, टर्सरी मीन तीसरा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ क्या होती है, जिसमें हम डायरेक्ट लैंड और वाटर से प्रोडक्शन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी सेक्टर्स इंक्लूड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। वो सब एक्टिविटी जिसमें हम डायरेक्ट लैंड और वाटर से प्रोडक्शन लेते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स को प्राप्त करते हैं, वो सब के सारी एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी में इंक्लूड होती हैं। और मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको कहते हैं निर्माण, इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? प्राइमरी प्रोडक्ट्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड में, अंतिम वस्तु में। मतलब हमने गेहूँ उगाया, गेहूँ से आटा बनाकर जब हम उसका बिस्किट बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग हो गया। क्योंकि हमने आटे को जो गेहूँ को जो हमें नेचुरल मिला था, हमने उसको कन्वर्ट किया एक दूसरे फिनिश प्रोडक्ट में। ऐसे ही कॉटन, हमने रुई उगाई खेत में, हमने उसको धागा बनाया, धागे से हमने कपड़ा बनाया, तो कपड़ा भी फिनिश गुड है। और जब उससे शर्ट मार्केट में रेडीमेड खरीद लेते हैं तो वो भी एक फिनिश गुड है। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है। फिर टर्सरी सेक्टर आ जाता है, जो जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करने वाली सर्विसेज आ जाती हैं। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द टर्सरी सेक्टर। अभी जैसे आप देखोगे कि हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग ये जो काम कर रहे हैं, स्कूल हमें क्या करता है? सैलरी देता है। तो दिस इज़ आल्सो अ सर्विस। आप लोग बाज़ार में जाते हैं, जूता ख़राब हो गया, मोची से जूता रिपेयर कराया, काम लिया और मोची को पैसे दिए, इट इज़ आल्सो अ सर्विस। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? आपको डॉक्टर की ओपीडी फीस देनी होती है, डॉक्टर आपको अपना टाइम देता है और आपका इलाज करता है, इट इज़ आल्सो ए सर्विस। कि व्यक्ति ने कोई प्रोडक्शन नहीं किया, उसने आपको सर्विस दी, अपना टाइम दिया, अपने दिमाग की जो स्किल है ना उससे आपको हेल्प किया। सो दिस इज़ कॉल्ड टर्सरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, दोनों ही कह सकते हैं इसको। The activity in this sector result in the production of goods and services. These activities add value to the national income. ये जो भी एक्टिविटी हम डिफरेंट सेक्टर्स में करते हैं, इससे जो पैसा कमाते हैं वो राष्ट्रीय आय में जुड़ता है।
दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और इन्हीं सारे कामों को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। लेकिन इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, दोज एक्टिविटीज़ विच प्रोवाइड अस इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वो सारे काम जिससे हमें कोई आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं इनको आगे फिर हम दो भागों में बांटते हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रेमुनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स। रेमुनरेशन का मतलब आपको आय प्राप्त होती है जो भी इसको करेगा। एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, कि हम उसको काम करें पैसे के लिए, कमाने के लिए ना। दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस। एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन ऑफ, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। और नॉन मार्केट एक्टिविटी वो होती है जिसको हम खुद के लिए करते हैं। कैसे? अब ज़रा इसको संभालते हैं कि सपोज़ आप मुझसे ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आप बोलते हैं कि मैडम अपना ही एग्जाम्पल देती है, तो दैट इज़ गुड ना, कि हम किसी की बुराई नहीं कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम खुद ही कर रहे होते हैं। कि सपोज़ आई एम अ टीचर, मैं स्कूल में काम कर रही हूँ, तो मुझे स्कूल से सैलरी प्राप्त हो रही है, तो दिस इज़ माई मार्केट एक्टिविटी। लेकिन जब यही काम मैं अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाने बैठी हूँ, 2 घंटा 3 घंटा लगा रही हूँ, तो वो भी तो टीचिंग ही है, लेकिन उसके लिए तो मुझे रेमुनरेशन नहीं मिल रहा। सो दिस इज़ सेल्फ कंजम्पशन। सेकेंड थिंग इज़ दस, मेरी मार्केट की या किसी और की एक मार्केट में कार रिपेयर की शॉप है। जब वो औरों की कार रिपेयर कर रहे हैं तो बदले में पैसा मिल रहा है, तो वो मार्केट एक्टिविटी है। लेकिन खुद की कार ख़राब हो गई, वाइफ की हो गई, बच्चे की हो गई, रिलेटिव्स की हो गई, फ्रेंड्स की हो गई, और उसके लिए आप कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? आपने काम तो किया ना, लेकिन उससे पैसा नहीं मिल रहा, तो दिस इज़ कॉल्ड नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो आप देखेंगे ये एक हमारा पिक्चर 2.3 है, जिसमें आप देखते हैं कि तीनों सेक्टर्स की एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम इनको थोड़ा डीपली डिस्कस करें तो इसमें चलते चलते कहीं हम घुस जाते हैं एक जो हमारी लेटेस्ट डिबेट है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि मोस्टली जो कंजम्पशंस हो रही है, प्रोडक्शंस हो रही है, कि इसके अंदर हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, ये देखिए, दीज कैन बी कंजम्पशंस एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट्स, कि इसके लिए हमें फिक्स एसेट्स की ज़रूरत पड़ती है, प्रोसेस होती है, प्राइमरी गुड्स की ज़रूरत पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक इशू आ जाता है हमारा, क्या? हमने देखा स्टोरी में पिछली में कि जो शकल की जो मम्मा हैं वो घर का काम संभालती हैं, और जो विलास की मदर है वो घर का काम भी संभालती हैं, और दुकान वो फ़िश वगैरह भी सेल करती हैं। तो यहाँ एक डिवीज़न ऑफ लेबर काम में हमारे समाज में आ जाता है, क्योंकि हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी आ गया तो इसके अंदर आ जाएगा रोल ऑफ मेन एंड वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसको हम बोलते हैं जेंडर डिवीज़न। जेंडर वैसे तो शब्द होता है लिंग, लेकिन जब हम जेंडर यहाँ बोलते हैं ना, तो इसका मतलब है द रोल ऑफ मैन एंड वुमेन इन द सोसाइटी। समाज में पुरुष और स्त्री की भूमिका, कि कौन क्या करेगा, यह सोसाइटी तय करती है, या ऑलरेडी तय कर चुकी है सदियों से कि पैसा कमाने का काम तो आदमी का है, और घर में बर्तन मांजने का, झाड़ू मारने का, लुक आफ्टर करने का सारा काम औरत का है। लेकिन आज आप देख रहे हैं इस सिनारियो में थोड़ा थोड़ा चेंज आया है। ये सब हम इसके अंदर कंटिन्यू करेंगे। और इसीलिए फिर आप देखोगे कि जो एजुकेशन का मुद्दा यहाँ कैसे जुड़ रहा है, क्योंकि हम एजुकेशन और हेल्थ के टॉपिक पर ही घूम रहे हैं कि एजुकेशन ज़रूरी है। लेकिन जब एक आपने माइंड सेट ही कर लिया कि औरतों को तो घरों में साफ सफाई करनी है, लुक आफ्टर ही करना है, तो ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत क्या है? 10वीं पास करा दो, 12वीं पास करा दो, ठीक है ना, उसके लिए कोई ज़्यादा डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं गर्ल्स का लिटरेसी रेट लो है, तो गर्ल्स कल को फ्यूचर में काम करना भी चाहें तो काम कहाँ मिलेगा? लो पेड। और एक ऐसे सेक्टर में काम मिलेगा जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूँगी मैं आगे, कि जो हम काम करते हैं उसको, जैसे हमने बोला था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, वो था जो हमारे जो काम है उसकी नेचर के अकॉर्डिंग डिवीज़न इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक डिवीज़न और होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर भी होता है। वो सारे
इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज, एक्टिव काम जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाता है उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। और जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वर्किंग कंडीशंस, वर्कर्स के वेलफेयर के रूल्स फॉलो नहीं किए जाते उसको कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है मोस्टली उसमें हमारी गवर्नमेंट जॉब्स आती है या मल्टीनेशनल्स की जॉब्स आती है जो काफ़ी हद तक रूल्स फॉलो करती हैं, वर्कर्स को बेटर एनवायरनमेंट भी देती हैं, हेल्थ फैसिलिटी भी देती हैं और कुछ और फैसिलिटीज़ भी उनको मिलती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज के अंदर वर्कर्स की जो वर्किंग की कंडीशन होती है वो भी अच्छी नहीं होती, संडे की सैलरी भी नहीं मिलती है और उनकी मंथली सैलरी भी काट ली जाती है, छोटी मोटी बातों पे उनको सैलरी लेट भी दी जाती है और जॉब से बिना कारण निकाल भी दिया जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं तो मोस्टली औरतें इसी तरह से अनऑर्गेनाइज में फंसती हैं। तो यही हम इस नेक्स्ट पैराग्राफ में बच्चे कंटिन्यू करेंगे। Let us start. Due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between men and women in the family. Women generally look after domestic chores and men work in the fields. Sakal's mother Sheila cook food, clean utensils, washes clothes, cleans the house and look after her children. Sakal's father Bhuta cultivate the fields, sell the produce in the market and earns money for the family. Sheila is not paid for the service delivered by upbringing of the family. Bhuta earns money which he spends on rearing his family. कि शीला जो घर में काम करती है, बर्तन झाड़ू पोछा साफ सफाई बच्चे पालने का काम, उसका पैसा उसको नहीं दिया जाता, लेकिन फादर जो काम करता है उससे वो परिवार चलता है। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर टू द फैमिली, क्योंकि इट इज़ देयर ड्यूटी। मैन की ड्यूटी नहीं होती ना, फिर आप क्वेश्चन मुझसे फिर पुटअप करेंगे। तो अब थोड़ा सा इसमें भी चेंज आया, मैं एकदम से बिल्कुल नहीं नकारूंगी। आप सब बच्चों को पता है कि आपके बहुत सारे बच्चों के जो पापा हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, वो घर में हेल्प करते हैं। अभी सिनेरियो में चेंज आया, लेकिन हम जब वही क्लास वाली बात होती है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर और सराउंडिंग एरिया की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम पूरे इंडिया की बात कर रहे होते हैं। तो रूरल एरिया में इस सिनेरियो में ज़्यादा चेंज नहीं आया है। So don't raise the question about this. Women are not paid for the service delivered in the family. The household work done by women is not recognized in the national income. औरतें जो घरों में काम करती है क्योंकि उसके लिए पैसा नहीं दिया जाता तो उनकी मेहनत को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता। Geeta, mother of Vilas, earn an income by selling fish. Thus, women are paid for their work when they enter the labor market. Their earning, like that of their male counterpart, is determined on the basis of education and skill. वही जो क्वेश्चन मैं करना चाह रही थी, क्योंकि औरत को तो बर्तन ही मांजना है तो एजुकेशन ज़्यादा देने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अगर वो मार्केट में उतरना भी चाहे तो कैसे कमा पाएगी ज़्यादा पैसा, एजुकेशन तो लो है। Education helps individual to make better use of economic opportunities available before him. Underline this line कि what do the education do for the people. आइए जरा, education helps individual to make better use of economic opportunities available before him. Education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. Underline this line. A majority of women have meager education and low skill formation. We have already discussed this point. Women are paid low compared to men. Most women work where job security is not there. Various activities relating to legal protection is meager, कि जिन संस्थानों में औरतें काम करती हैं वहाँ कानूनी सुरक्षा भी ना के बराबर होती है। Employment in this sector is characterized by irregular and low income. In this sector, there is absence of basic facilities like maternity leave, child care and other सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। मल्टीनेशनल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जहाँ बच्चे, बहुत सारी औरतें ऐसे काम करती हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं, उनको मैटरनिटी लीव भी मिलती है, वहाँ क्रैचेस भी होते हैं। लेकिन जो हमारी छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं या छोटे मोटे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ औरतें काम करती हैं, वहाँ उनको ये सुविधाएँ नहीं दी जाती। However, women with high education and skill formation are paid at par with men. हाँ, औरतें जिनको आज जिन्होंने हायर एजुकेशन ले रखी है वो आज आदमियों के बराबर कमा रही हैं। Among the organized sector, teaching and medicine attract them most.
Some women have entered administrative and other services including job the need high level of scientific and technologically competence. आज औरतें उन क्षेत्रों में घुस रही हैं जहाँ पर हाई लेवल की जो एजुकेशन है उनको ज़रूरत होती है। तो सिनेरियो चेंज हो रहा है जो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी। तो वुमेंस का जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ रहा है, तो उनकी जो मार्केट में फिर एंट्रेंस है वो भी अच्छी तरह से हो रही है। अब आस्क योर सिस्टर और योर क्लासमेट व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप एज अ करियर, क्योंकि जो करियर के लेकर आज जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा अवेयर हो चुकी हैं, वो ज़्यादा जॉब सीकर्स हो चुकी हैं, क्योंकि ये जो आज का मॉडर्न सिनारियो जेंडर डिवीज़न है वो कहीं वो नॉर्म्स है वो टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं पर शुरुआत हो चुकी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि हमने बात की थी एजुकेशन की और हेल्थ की, तो हम ये देखते हैं कि किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट है बेटा, किसी भी सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है वो तभी हो पाएगी जब उसकी जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो बेटर होगी, इम्प्रूव होगी, और वो किसके द्वारा होगी? एजुकेशन से और हेल्थ से। Come to this paragraph. Quality of population depends upon the literacy rate, health of a person indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. Underline this line. कि किसी भी देश की जो जनसंख्या की जो गुणवत्ता है वो डिपेंड करती है उनकी साक्षरता की दर पर। उस व्यक्ति की हेल्थ पता चलती है उनकी जीवन दर से कि व्यक्ति कितने साल जीने वाला है। जितनी ज़्यादा आयु संभावित लंबी होगी, आपके देश में स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी ही बेहतर मानी जाएगी। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। और जितना ज़्यादा आपकी जो पॉपुलेशन है वो हाई क्वालिफाइड होगी, क्वालिटी बेटर होगी, आपके देश की तरक्की भी उतनी ही ज़्यादा होगी। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन, कि किस तरह से जो हमारी गवर्नमेंट है वो एजुकेशन सेक्टर में लोगों के लिए काम कर रही है, उनको बेटर से बेटर एजुकेशन दिलाने के लिए एफर्ट्स क्या किए जा रहे हैं एजुकेशन में और हेल्थ दोनों सेक्टर्स में। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री, और आपको पता है कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स होती है उनको वेलफेयर गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो क्या क्या उसके अंदर चल रहा है ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी। Education. Sakal's education in the initial years of his life bore him the fruits in the later years in terms of a good job and salary. We have already discussed this कि शुरुआत में अपने जीवन के आरंभ में जो उसने शिक्षा प्राप्त की उससे उसको अपनी आने वाले जीवन में अपनी मेहनत का फल मिला, उसको अच्छी जॉब मिली, अच्छी सैलरी मिली। We saw education was an important input for the growth of Sakal. It opened a new horizon for him. उसके लिए उसने नई दिशाएं खोली, नए दरवाजे खोले। Provided new aspiration and developed values of life. Not only for the Sakal, education contributes toward the growth of society also. Why? How? कैसे 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 कि अगर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, बेमतलब के मुद्दे समाज में नहीं उठाएगा, उसका हर कोशिश होगी कि वो समाज की बेटरमेंट करता रहे, अंधविश्वासी ना हो। तो पढ़े लिखे लोग जहाँ होंगे वहाँ शांति होगी। जैसे पीछे हमने देखा था सुनामी आई थी जापान में, वहाँ कोई हड़कंप नहीं मचा था। और इंडिया में तो रास्ते में एक जो ट्रक है ना वो ज़रा पलट जाए, लोग सेब संतरे तो क्या दूध तक सब कुछ लूटने भाग लेते हैं, पकड़ लो पकड़ लो। व्हाट इज़ दिस? वो उस बंदे का माल है, क्यों लूट रहे हो? आपका नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ नहीं है, क्योंकि आप एजुकेटेड नहीं है। ऑन द रोड मैक्सिमम पीपल। और जिस सोसाइटी के अंदर एजुकेटेड लोग होते हैं ना वहाँ फिर ये छोटी मोटी बातें नहीं होती। लोग एक शांत जीवन जीते हैं नियमों में बंध कर, और अपनी देश की तरक्की के लिए काम करते हैं, समाज की तरक्की के लिए काम करते हैं। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है सोसाइटी की ग्रोथ के लिए। इट एनहेंसेस द national income, cultural richness and increase the efficiency of governance. पढ़े लिखे नागरिक है ना तो बेहतरीन सरकार चुनेंगे, स्थायी सरकार होगी तो देश की तरक्की होगी। There is a provision made for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. हमारी जो सरकार है उसने स्पेशल प्रोग्राम चलाए हैं ताकि जो बच्चे हैं वो सभी शिक्षा प्राप्त कर सकें। स्कूलों में जो स्कूल छोड़कर जा चुके हैं उनको वापस लाया जा सके, और सबके लिए
जो भौमिक शिक्षा है वो प्राप्त की जा सके। एक पर्टिकुलर 14 साल की एज तक हर भारत का हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है। तो आप देखेंगे लिटरेसी रेट इन इंडिया, आप देखेंगे 51, 61, 71 कैसे कैसे इंक्रीज़ होता जा रहा है पर्सन्स का, मेल और फीमेल का। तो देखिए पहले फीमेल, जो मेल है वो हमेशा हाई रहा है, ब्लू कलर में आपको, सॉरी ये आपको रेड कलर में नज़र आएगा, और फीमेल का कम रहा है। लेकिन आप देखेंगे 51 में ये गैप बहुत ज़्यादा था, 61 में भी था, 71 में थोड़ा सा ऊपर आने लगा, और धीरे 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 2012 में आप देखते हैं इट इज़ मतलब कि थोड़ा सा ही गैप बच गया है। इसका मतलब हमारी सोसाइटी में गर्ल्स जो एजुकेशन की अवेयरनेस है ना, वो काफ़ी हद तक आने लग गई है, और इसी से हमारी सोसाइटी और हमारे देश का भविष्य जो है ना तरक्की वो तय हो चुकी है। देखिए ज़रा, देर इज़ आल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। और एजुकेशन की जो ये प्रक्रिया है इसमें और गति लाने के लिए भारत में जगह जगह नवोदय विद्यालय हर एक ज़िले में खोले गए हैं। नवोदय विद्यालय बेटे उन बच्चों के लिए खोले गए हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में अपनी गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते, लेकिन ये बच्चे टैलेंटेड होते हैं। इनके टैलेंट को पहचान कर इन स्कूलों में एडमिशन दिया जाता है ताकि ये अपने जीवन में आगे पहुँच पाएँ। Vocational streams has been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skills. दिल्ली CBSE में मैंने देखा है और सराउंडिंग के कुछ एरियाज में भी देखा है कि स्कूलों के अंदर वोकेशनल कोर्स, टेलरिंग है, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रीशियंस है, कुकिंग है, ये कोर्सेज कराए जाते हैं ताकि आफ्टर 12th भी अगर आप कहीं पर ड्रॉप आउट करते हैं तो यू आर एबल टू अर्न फॉर योर फैमिली। Now student comes to next line. The plan outlay on education has increased from 151 crore on the first plan to rupees 3766.90 crore in the 11th plan. कि आप देखते हैं कि हमारा जो एनुअल बजट है उसमें शिक्षा के लिए जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है सरकार की कोशिशों के द्वारा। The expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 51 to 52 to 3% in 2015-16 and has remained stagnant around 3% from the past few years. यानी कि हमारे टोटल बजट का जो 3% है वो एजुकेशन पर खर्च किया जा रहा है। The budgetary estimated as stated in the budget documentation of Union State Government, Reserve Bank of India, the expenditure on education as a percentage of GDP has declined to 2.7% in 2017-18. The literacy rate have been increased from 18% in 1951 to 74% in 2010-11. कि हम देखते हैं कि जो हमारी सरकार ने जो इस एजुकेशन के ऊपर जो पैसा खर्च किया है उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जो लिटरेसी रेट है वो 18% था 51 में, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ तो केवल 100 में से 18 व्यक्ति ही शिक्षित थे और आज 100 में से 74 जो लोग हैं वो शिक्षित हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के द्वारा जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो अपना रंग ला रहे हैं। Literacy is not only a right, it is also needed if the citizen had to perform their duties and enjoy their rights properly. कि ना केवल काम करने के लिए शिक्षा का अधिकार तो दे दिया, वो केवल इसलिए नहीं कि व्यक्तियों को पैसा कमाने के लायक बनाना है, कि वो बेहतरीन शिक्षित नागरिक भी बन सकें, इसलिए भी शिक्षा का प्रसार बहुत ज़रूरी है। However, a vast difference is noticed across different sections of the population. Literacy among male is nearly by 16.6 higher than females, and it is about 61.1 higher in urban areas as compared to rural एरियाज़। वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुकी कि जब हमने ये अज्यूम कर लिया कि औरतों का काम ही घर की देखभाल है तो मैक्सिमम लोग तो इसकी गर्ल्स एजुकेशन की कोई इंपॉर्टेंस समझते ही नहीं है। लेकिन फिर भी सिनेरियो में चेंज आया, लेकिन उस चेंजमेंट के बावजूद भी हम देखते हैं कि लिटरेसी रेट मेल और फीमेल, चाहे वो अर्बन एरिया है रूरल एरिया है, वो अलग जगह अलग अलग है, मेल और फीमेल में डिफरेंस है। In 2011, literacy rates varied from 94% in Kerala and 62% in बिहार। और इंडिया के जो हमारे लिए जो 28 स्टेट्स हैं लिटरेसी रेट में, इसमें भी वेरिएशन देखने को
मिलती है, क्योंकि आपको पता है इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो भी अपने एफर्ट्स करती है, तो कहीं पर वो सक्सेसफुल हो पा रही है और कहीं पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 8.41 लाख इन 2015-16। हमारे देश में जो सार्वभौमिक शिक्षा जो दिया गया, सर्वाधिकार दिया गया शिक्षा का अधिकार, तो उसके तहत प्राइमरी स्कूल भी बहुत बड़े पैमाने पर खोले गए हैं। Unfortunately, this huge expansion of school has been diluted by the poor quality of schooling. प्रॉब्लम क्या आ रही है कि स्कूल तो खोल दिए हैं, लेकिन स्कूलिंग जो है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी की है। आप कई बार यूट्यूब पर भी देखते होंगे कि जो टीचर्स हैं उन्हें खुद ही लिखना नहीं आता प्राइमरी स्कूल में। बिहार, झारखंड, डिफरेंट स्टेट्स के जो दिखाया जाता है कि किस तरह से वो करप्शन का यूज़ करके और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह के जो टीचर हैं वो क्या शिक्षा देते होंगे। फिर बहुत सारे प्राइमरी स्कूल में, इवन सराउंडिंग एरियाज एनसीआर में देख लेंगे, डेस्क ही नहीं है, लाइट ही नहीं है, पीने को पानी नहीं है, टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, बच्चा क्यों जाएगा स्कूल पढ़ाने को। क्लासेस 10 है, टीचर ही 2 है, किस किस को पढ़ाएंगे भाई। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो चल रही है। एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स, कि बच्चे बहुत बड़ी संख्या में स्कूल भी छोड़ रहे हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, घरेलू कारण भी हो जाते हैं, गरीबी भी एक कारण है कि परिवार है वो बच्चे की शिक्षा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। देखिए गर्ल्स की स्कूलिंग तो हरियाणा के अंदर या डिफरेंट दिल्ली के अंदर भी अप टू BA तक फ्री है, लेकिन फिर भी उस स्कूलिंग में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कई पेरेंट्स अवेलेबल नहीं करा पाते। तो इसके लिए हमारी जो सरकार है उसने एक नया प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। सर्व शिक्षा अभियान इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर बाय 2010। अंडरलाइन दिस लाइन कि सर्व शिक्षा अभियान जो हमारी सरकार ने स्टार्ट किया है कि 6 से 14 के सभी बच्चों को शिक्षा देना है। चाहे वो इसके लिए ना जो हमारे स्कूल और व्हीकल्स भी स्टार्ट किए गए हैं, जैसे ये जो भी डिफरेंट जो दूर दूर पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं या भट्टा मजदूर वगैरह हैं या दूर ट्राइबल एरियाज़ है, वहाँ पर टीचर जा कर बच्चों को पढ़ाते हैं। इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जो सार्वभौमिक जो शिक्षा है ना, उसको प्राप्त करने के लिए, पूरे भारत को शिक्षित करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी दोनों के कोऑपरेट के साथ ये स्टार्ट किया गया है। अलॉन्ग विद इट ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। कि ब्रिज कोर्सेज मीन वो बच्चे जिन्होंने अपनी स्कूलिंग बंद कर दी है, किसी कारण स्कूल छोड़ना पड़ गया, अब वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर, तो उनके लिए कुछ कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं कि चलो आपने तब छोड़ी थी, आज आप इसमें एडमिशन लेकर अपनी डिग्री पूरी कीजिए, या आपने ये कोर्स है ये पूरा कीजिए। और बैक टू स्कूल कैंप्स सर्वे किए जा रहे हैं स्कूल टीचर्स के द्वारा कि जो बच्चे जिन्होंने ड्रॉप आउट किया था, व्हाट वाज द रीज़न, दे आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट रीज़न, ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। और कुछ स्टेट पर्टिकुलर इसके अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है मिड डे मील स्कीम, तमिलनाडु से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन स्टेटस। शुरुआत में उधर क्या देखा गया कि बच्चे जो है ना रिसर्च पे खाना खाने जाते उसके बाद आते ही नहीं थे, तो भैया इसके लिए क्या किया गया कि चलिए जो गरीब फैमिली है वो बच्चे को खाना प्रॉपर नहीं दे पा रही है, तो चलिए खाने के लालच में ही बच्चा स्कूल आ जाएगा, किसी तरह स्कूल में रुका तो रहेगा, कुछ तो पढ़ेगा, और साथ साथ उसकी न्यूट्रिशस जो हेल्प है वो भी हो जाएगी। दीज पॉलिसीज़ कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और ये डिफरेंट जो पॉलिसीज़ हैं इन सब ने भारत की जो लिटरेसी रेट है उसको इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। द 12th प्लान एंडेवर टू रेज द कंट्री ग्रोस एनरोलमेंट रेशो इन हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 years to 25.2 by 2018 and to reach the target of 30% by 2021, which would be broadly in line with world average। क्या था कि जो 12वां जो हमारा
जो प्लानिंग कमीशन है उसके द्वारा क्या शुरू किया गया कि अभी तक हमारा जो टारगेट था वो था प्राइमरी एजुकेशन पर, लेकिन अब जो है वो हायर एजुकेशन डिग्री कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ की तरफ भी गया कि 18 से जो 23 एज का जो हमारा कोर्सेज जो ग्रुप है उसको हम 2017-18 तक 25% 1-2 तो जो वो अचीव करना है और उसके बाद इस टारगेट को 30% तक लेकर जाना है। क्योंकि आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो अगर एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलती हूँ जो कि एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन एक आपको आइडिया दिखाने के लिए कि किस तरह से एजुकेशन कहाँ तक चलती है। सपोज़ करके चलिए कि किसी एरिया में 100 बच्चे हैं तो स्कूल में जाएंगे मुश्किल से लिटरेसी रेट के हिसाब से 60 to 70 बच्चे। उस 60-70 बच्चे में से 5th क्लास के बाद 50 बच्चे स्कूल छोड़ देंगे, बहुत हो गया भैया। फिर वो 50 में से जो 10th क्लास तक हैं वो मुश्किल से पास आउट होकर निकलेंगे 40 से 30 बच्चे। वो 40 से 30 बच्चों में से 20 जो बच्चे हैं जो 12th में एडमिशन लेंगे, उसके बाद मुश्किल से 10% बच्चे ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे, डिग्री कोर्सेज कंप्लीट करके निकलेंगे। 9 to 10% मैक्सिमम 11% बच्चे ही जो 1 क्लास में एडमिशन होता है वो वहाँ डिग्री कोर्स करके बाहर निकलता है। इसको ग्रोथ को बढ़ाना है और इसको वर्ल्ड एवरेज के करीब लाना है। ये 12th प्लान में स्टार्ट किया गया। The strategy focus on increasing access quality, adoption of state-specific curriculum modification, vocationalization and networking the use of information technology। और इस सारी स्ट्रेटजी में फोकस किया गया कि स्टेट वाइज जो करिकुलम है उसको मॉडिफाई किया जाए। जैसे 1 नेशन 1 सिलेबस की बात आजकल चल रही है अब 10th और 12th के अंदर कॉलेजेस के अंदर। वोकेशनलाइजेशन यानी कि जो स्टडी है उसके अंदर वोकेशनल कोर्सेज जो कि बच्चों को रोज़गार दे सके, ऐसे कोर्सेज का स्टार्टिंग होना चाहिए। न्यू जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। द प्लान आल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और इसीलिए अब जो डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज हैं वो स्टार्ट किए जा रहे हैं और IT कोर्सेज जो उसके जो इंस्टीट्यूट है वो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास एक टेबल है, टेबल जो हमारी 2.1 है, जो दिखा रही है कि आज़ादी के वक्त हमारे पास कितने इंस्टीट्यूशन थे और आज उनकी क्या सिचुएशन है। हाँ जी, देखिए ज़रा टेबल 2.1 नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन एनरोलमेंट एंड फैसिलिटी। 51 में नंबर ऑफ कॉलेजेस थे 750 और 17-18 का डाटा है 41,000 कॉलेजेस हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी हमारे पास ओनली 30 थी, आज हमारे पास 911 यूनिवर्सिटीज़ हैं। उस वक्त 2 लाख नियर अबाउट स्टूडेंट्स थे और आज हमारे पास 366 लाख स्टूडेंट्स। उसके बाद टीचर्स जो थे 24,000 थे, आज वो मोर देन 12 लाख है। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये सब सिनेरियो बढ़ा है ये। लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि 135 करोड़ की जनसंख्या के लिए आई थिंक इट इज़ नॉट सफिशिएंट, वी हैव टू डू मोर टू अचीविंग द टारगेट ऑफ एजुकेशन। सो हियर स्टूडेंट आई एम गोइंग टू एंड दिस सेकंड पार्ट ऑफ दिस chapter. Later in chapter part 3 we will continue the chapter hour and finish the concept. If you like my teaching, if I explain the chapter you better, please share and like my video and subscribe it. Till then, bye.